नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। नए किरण हिंदी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सूखी डाली पाठ के वाचन की श्रृंखला में पृष्ठ संख्या 53 यानी 53 से आगे अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। पुस्तक खोल लें। 53 में जब परेश चला जाता है उसके बाद दादा हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। अब आगे। दादा जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। रजवा रजवा नहीं आती। फिर आवाज देते हैं, रजवा 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 दूर से, जी आई। भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाएं। अ, रजवा जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के सभी प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मूढ़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहता रहा है सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु दादाजी, दादा इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ पेड़ है। और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी,
सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। यदि यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मझली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित अ, रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जित करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश देता हूं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है। मेरी यही आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फलें फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमें और सरसाएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती है। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की कहानी सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य। वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और दो चार पाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूं? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो नहीं समझ सकी। आज कुछ हैं, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी अंदर आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटा, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है।
और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के रूम में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, हम बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है, बीसों दूसरे काम हैं और दिन ढल जा रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो, वह उससे किस प्रकार हो सकता है। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। चलने को उद्यत होती है। बेला, आप बैठिए तो सही। सास, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मछली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। मछली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं। जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मछली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को अपने पास क्यों नहीं रख लेती। उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला अन्य मनस्क सी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं। मछली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगी। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं। आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं। उठ खड़ी होती है। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मछली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोक कर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मछली भाभी जैसे अपने आप से, परायों का सा। बाहर से मछली बहू के कह कहे की आवाज आती है। दूसरे ही क्षण वह और इंदु
पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। चलिए मित्रों, आज बस इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में बाकी के हिस्से के बारे में, हिस्से को पढ़ने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।